नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके पर। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम एनसीईआरटी का सार के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक देखने वाले हैं। क्लास सेकंड रहेगी इतिहास के अंतर्गत, और इससे पहले जो है हम पहली क्लास के अंतर्गत ऐतिहासिक स्रोत पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम साहित्यिक स्रोत की बात करने वाले हैं, और जो प्रश्न होंगे वो व्याख्या सहित रहेंगे। अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्ज्वल जीके की जो उज्ज्वल जीके है उससे जुड़ सकते हैं, और उज्ज्वल जीके को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, तो देखिए अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें सबसे पहले, तो देखिए भारतीयों को लिपि का ज्ञान जो हुआ है वो 2500 साल यानी कि ईसा पूर्व में था। 2500 ईसा पूर्व में भारतीयों को लिपि थी उसका ज्ञान था, लेकिन जो हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियां हैं वो ईसा की चौथी सदी, ठीक है, उसके पहले की नहीं है, और ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। जो भी हमें पांडुलिपियां सबसे पहले प्राप्त हुई हैं वो मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं, और लगभग ईसा की चौथी सदी इससे पहले की नहीं है, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि भारत में पांडुलिपियां लिखी मिलती हैं, ठीक है, पांडुलिपियां लिखी मिलती हैं। तो देखिए भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर हमें जो है पांडुलिपियां भारत में लिखी मिलती हैं। लेकिन अगर देखिए हम मध्य एशिया की बात करें जहां पर भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, प्राकृत भाषा कहां से फैली थी? तो प्राकृत भाषा हमारे भारत से फैली थी मध्य एशिया में। तो ये जो पांडुलिपियां थी ये मेषचरम, ठीक है, मेषचरम यानी कि भेड़ की खाल, शिप स्किन, और जो कास्ट फलक थे यानी कि जो लकड़ी के फलक थे उस पर लिखी हुई मिलती है, जो मध्य एशिया में प्राप्त हुई हैं। भारत में अधिकतर संस्कृत की प्राचीन पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। तो देखिए भारत में अगर बात करें संस्कृत की प्राचीन पांडुलिपियों की तो वो हमें मिलती हैं दक्षिण भारत में, कश्मीर में और नेपाल में। देखिए ये जो संस्कृत की पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं इन तीनों जगह से हमें ज्यादातर पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। लेकिन जो अगर हम पूरे भारत की बात करें, संपूर्ण भारत की बात करें, तो यहाँ पर संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां जो हैं हर जगह से प्राप्त हुई हैं, लेकिन अधिकतर जो प्राप्त हुई हैं वो दक्षिण भारत से, कश्मीर से और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद किस ईसा पूर्व के हैं? ठीक है, आरण्यक आपको पता है जंगल में लिखे गए थे। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, यजुर्वेद की, अथर्ववेद की बात करें तो, और उपनिषद जो हैं वो किस ईसा पूर्व की हैं? तो ये लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग हैं, ठीक है। जो भी हमें अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद जो मिलते हैं वो 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग की जो है प्राप्त होते हैं। लेकिन हमने बात नहीं की है किसकी? ऋग्वेद की। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो जो ऋग्वेद है इसको, ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है, ठीक है। 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग तो अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद जो है वो प्राप्त होते हैं, लेकिन जो ऋग्वेद है उसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का आप मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दार्शनिक चिंतन प्राप्त होता है। तो देखिए जो भी दार्शनिक चिंतन हमें प्राप्त होता है वो उपनिषदों में प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए ऋग्वेद जो है वो उसके अंतर्गत देवताओं की स्तुतियां हैं, लेकिन बाद के जो भी साहित्य हमें प्राप्त होते हैं उनमें कर्म कांड आ जाता है, जादू टोना और जो पौराणिक आख्यान है वो मिलते हैं। और अगर हम दार्शनिक चिंतन की बात करें तो वो अपने उपनिषदों में मिलते हैं, ठीक है। वेदों का अर्थ समझने और सूक्तों के सही उच्चारण के लिए रचना की गई। तो देखिए वेदों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो लौकिक संस्कृत नहीं थी, ठीक है, वो
जो लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा क्या थी, क्लिष्ट थी या कठिन थी। और आज की जो हम संस्कृत देखते हैं उसे कहा जाता है लौकिक संस्कृत। तो इस कठिन संस्कृत को पढ़ना जो है असंभव था और उसके लिए रचना की गई वेदांगों की। अगर हम वेदांगों की बात करें तो वेदांगों की जो संख्या है वो 6 है। ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। तो कौन कौन से हैं ये 6 वेदांग, वो भी अगले प्रश्न में देख लेते हैं। तो देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ठीक है, छंद और ज्योतिष। तो ये जो है 6 वेदांग हैं। अगर हम सबसे पहले शिक्षा की बात करें तो जितने भी वैदिक शब्द थे उनके शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा जो है इसको निर्मित किया गया। ठीक है, अगर हम जो ये एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, शिक्षा जो है वो एक वेदांग है उसकी बात कर रहे हैं। शिक्षा वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए निर्मित किया गया था। अगर हम बात करें कल्प की, कल्प जो था वो वैदिक जो कर्मकांड थे उनको संपन्न कराने की विधि और नियम दिए गए हैं। ठीक है, कल्प के अंतर्गत क्या है, जो वैदिक कर्मकांड है उनको संपन्न कराने की जो विधि है, नियम है, वो दिए गए हैं। उसके पश्चात अगर हम बात करें व्याकरण की तो इसमें जो नाम हैं, जो धातु हैं, ठीक है, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, ठीक है, इन सब की रचना, इन सब के जो प्रयोग हैं उनके नियम दिए गए हैं किसके अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत। उसके पश्चात अगर हम बात करें निरुक्त की तो जो भी शब्द हैं उन शब्दों की, जो भी वैदिक या जो वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब में जो शब्द लिए गए हैं उन शब्दों की व्युत्पत्ति, यानी कि वो शब्द कैसे निर्मित हुआ, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, उसके नियम दिए गए हैं निरुक्त के अंतर्गत। फिर आता है छंद। छंद यानी कि जो वैदिक साहित्य में जिन छंदों का प्रयोग हुआ है वो बताए गए हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें ज्योतिष की तो ज्योतिष जो है, ज्योतिष शास्त्र का जो विकास है वो इसके अंतर्गत दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेदांग जो है कितने हैं, 6 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निरुक्त की रचना की। तो देखिए, निरुक्त की रचना किसने की थी, यास्क ने की थी। किसने की थी, तो यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। और ये जो है निरुक्त जो है वो भाषा शास्त्र का पहला ग्रंथ माना जाता है। भाषा शास्त्र का पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है, निरुक्त माना जाता है। वैदिक साहित्य में किन छंदों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, जो छंद हमने भी बात की थी कि जो है अपने वेदांग के अंतर्गत छंद भी होते हैं। तो छंदों की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक साहित्य में गायत्री छंद, त्रिष्टुप, जगती और वृहति, इन छंदों का अधिकतर जो है प्रयोग किया गया है। छंद क्या है, छंद एक तरह से वेदांग है। वेदांग वेद का अंग है, वेदांग। ज्योतिष के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे, लगध मुनि थे। कौन थे, लगध मुनि थे। और ये जो ज्योतिष है वो भी किसका अंग माना जाता है, वेदों का अंग माना जाता है। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण बताइए। देखिए, सूत्र लेखन का सबसे विख्यात अगर हम उदाहरण देखें तो पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, काफी प्रसिद्ध है अष्टाध्यायी। तो सूत्र लेखन का सबसे पहला विख्यात उदाहरण जो है वो है पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी। देखिए, 400 ईसा पूर्व के आसपास अष्टाध्यायी जो था ये लिखा गया था। और पाणिनि ने अपने समय की का जो समाज था, जो अर्थव्यवस्था थी, जो संस्कृति थी, उस पर अपने इस ग्रंथ के माध्यम से गहरा जो प्रकाश है वो डाला है। ठीक है, तो ये भी आप चीजें याद रखिए जो आपको बताई जा रही हैं और अंत तक प्लीज बने रहिएगा। जय संहिता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है जय संहिता, महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। देखिए, जो महाभारत है किसने लिखी थी, व्यास ने लिखी थी। व्यास की कृति मानी जाती है महाभारत। और इसमें अगर हम बात करें श्लोकों की तो 8800 श्लोक थे जब इसको लिखा गया था और इसीलिए इसे जय संहिता कहा गया था। जय संहिता यानी कि विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। ठीक है, विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में जब जो श्लोक थे उनकी संख्या 24,000 के लगभग हो गई, तो
ठीक है। और उसके बाद इसमें जो श्लोक हैं वो कितने हो गए, इसमें श्लोक 1,00,000 हो गए। 1,00,000 जब श्लोकों की संख्या हो गई तो इसे महाभारत कहा जाने लगा, या इसको जो है कहा जाने लगा शत सहस्त्री संहिता, जिसके अंतर्गत 1,00,000 श्लोक जो थे, यानी कि आजकल का जो अगर हम महाभारत देखते हैं उसके अंतर्गत जो श्लोकों की संख्या है वो 1,00,000 है। वाल्मीकि रामायण में मूलतः श्लोक थे, कितने श्लोक थे, 6,000 श्लोक थे वाल्मीकि रामायण में जो मूलतः थे। ठीक है, मूलतः यानी कि शुरुआती जो श्लोकों की संख्या थी वो 6,000 थे, बाद में इनकी संख्या 12,000 हो गई और वर्तमान में जो इसकी संख्या है वो कितनी है, 24,000। ठीक है, और ये ईसा पूर्व जो 5वीं सदी थी उसमें जो है प्रारंभ हुई थी और ये महाभारत के बाद की रचना मानी जाती है। महाभारत जो है वो माना जाता है कि 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व तक की स्थिति में जो है बताता है कि महाभारत की रचना जो हुई है वो 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व तक इसकी स्थिति रही होगी। जबकि जो रामायण है उसका माना जाता है कि ये 5वीं सदी जो ईसा पूर्व की थी उसके बाद की रचना है। राजाओं द्वारा करवाए जाने वाले अनुष्ठान व 3 उच्च वर्णों के द्वारा करवाए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। किसके अंतर्गत दिए गए हैं, स्रोत सूत्रों के अंतर्गत दिए गए हैं। देखिए स्रोत सूत्र एक है और एक क्या है, ग्रह सूत्र। ठीक है, दोनों जो है इन दोनों की जो रचना हुई है वो 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व के जो है आसपास मानी जाती है कि स्रोत सूत्र या जो साथ में जो ग्रह सूत्र हैं उन दोनों की रचना 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास इनकी रचना रही होगी। जातकर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि जो घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों की विधि विधान है वो किसमें पाया जाता है। देखिए जातकर्म का क्या अर्थ होता है, जातकर्म का अर्थ होता है जन्म से संबंधी जो अनुष्ठान है उसको कहा जाता है जातकर्म। देखिए 16 संस्कार दिए गए हैं, आप सब जानते हैं। तो इन जो संस्कार हैं, ठीक है, जन्म जो है अनुष्ठान है आदि जितने भी घरेलू या जो पारिवारिक अनुष्ठान है उनका जो विधि विधान दिया गया है वो ग्रह सूत्रों में दिया गया है। किस में दिया गया है, ये दिया गया है ग्रह सूत्रों में। अगला प्रश्न आता है, यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधि विधान किसमें दिया गया है। जब यज्ञ बनाया जाता है, यज्ञ किया जाता है तो उसके निर्माण के लिए माप होता है कि कितनी माप में वो बनाया जाए। तो ये जो बताता है विधि विधान वो शुल्व सूत्र बताता है। ठीक है, और अगर आप बात करें कि ज्यामिति की और जो गणित है उसका अध्ययन कहाँ से आरंभ होता है तो शुल्व सूत्र से ही उसका जो आरंभ है ज्योतिष का, ज्यामिति का और गणित का, वो अध्ययन हमें यहीं से प्राप्त होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो माप हैं वो इसके अंतर्गत दिए गए हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किसमें लिखे गए, तो पाली भाषा के अंतर्गत जो है प्राचीनतम जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो लिखे गए। ये भाषा जो थी कौन सी, पाली भाषा। ये भाषा मगध की थी, यानी कि दक्षिण बिहार की, दक्षिण बिहार में बोली जाने वाली भाषा थी। और ये जो ग्रंथ है कौन सा, जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें बुद्ध की जीवनी के अलावा उस समय के मगध, उत्तरी बिहार, ठीक है, पूर्वी उत्तर पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है उसके कई शासकों के जो विषय है उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है, प्राचीन जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के सुदृढ़ निकाय का 10वां भाग कौन सा है, तो 10वां भाग जो है वो है जातक कथाएं। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के सुदृढ़ निकाय
का 10वां भाग जातक कथाएं हैं। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध के जो पहले जन्म है जितने हुए हैं, पूर्व जन्म जो हुए हैं, उनके संबंधी कथाएं हैं। और ये जो कथाएं हैं ये बोधिसत्व अवस्था को दर्शाती हैं। कौन सी अवस्था को दर्शाती हैं भाई? बोधिसत्व जो अवस्था है उसको दर्शाती हैं। देखिए, आपने ये नाम बोधिसत्व कई बार सुना होगा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उद्यमशील अवस्था, यानी कि बुद्धत्व जो श्रेणी है उसको प्राप्त करने के लिए उद्यमशील अवस्था जो होती है वो बोधिसत्व अवस्था कहलाती है। जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? जैन ग्रंथों की जो रचना हुई है वो प्राकृत भाषा में हुई है। ठीक है, कौन सी भाषा में हुई है? प्राकृत भाषा में हुई है जैन ग्रंथों की। बौद्ध ग्रंथों की पाली भाषा में। देखिए, ईसा की जो 6वीं शताब्दी थी उसमें गुजरात का एक नगर आता है जिसका नाम है वल्लभी नगर। तो वल्लभी नगर में ईसा की 6वीं सदी में गुजरात में अंतिम रूप से इन जैन ग्रंथों को क्या किया गया था? संकलित किया गया था। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कहाँ पर किया गया था? तो 6वीं सदी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? गुजरात के वल्लभी नगर में। धर्मशास्त्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है? देखिए, धर्मशास्त्र कहा जाता है धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाओं तीनों को मिलाकर। देखिए, इनका संकलन जो हुआ है वो 500 से लेकर 200 ईसा पूर्व में हुआ है। किसका संकलन? धर्मशास्त्र का संकलन। अर्थशास्त्र कितने खंडों या अधिकरणों में विभक्त है? तो कितने खंडों या अधिकरणों में विभक्त है? 15 खंडों में विभक्त है, बटी हुई है। और ये किसके द्वारा लिखित है? कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री। और ये जो अर्थशास्त्र है इसमें प्राचीन जो राजतंत्र है, अर्थव्यवस्था है, उसके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री जो मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र से मिलती है। प्राचीनतम तमिल ग्रंथ संकलित हैं। तो देखिए, संगम जो साहित्य है उसमें प्राचीनतम तमिल ग्रंथ संकलित हैं। राजाओं द्वारा जो संरक्षित विद्या केंद्र थे उसमें एकत्रित होकर जो कवि थे, जो भाट थे, उन्होंने क्या किया? 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। यानी कि 300-400 सालों में इस जो संगम साहित्य है या तमिल ग्रंथ है इनका सृजन किया था। और ऐसी साहित्यिक जो सभा होती थी उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे संगम। क्या कहते थे? संगम कहते थे। तो ये याद रखिएगा। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं तोलकाप्पियम, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये तोलकाप्पियम, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें से कोई ग्रंथ धार्मिक नहीं है। कोई भी ग्रंथ इनमें से धार्मिक नहीं है। जो भी संगम साहित्य के जो संगम साहित्य हैं उसके अंतर्गत जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें क्या है कि नायकों यानी कि वीर पुरुष जो हैं, ठीक है, नायक कौन? जो वीर पुरुष हैं। और जो नायिकाएं हैं उनका क्या किया गया है? गुणगान किया गया है इन संगम साहित्य के ग्रंथों के अंतर्गत। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो एकमात्र प्रमुख स्रोत कौन सा है? संगम साहित्य है। ईसा की जो आरंभिक सदियों में हमें तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जो पता चलता है वो संगम साहित्य से ही पता चलता है। देखिए, एक चीज़ और कि जितने भी आपको यहाँ प्रश्न मिलेंगे वो किससे संबंधित प्रश्न है? सभी NCERT से संबंधित प्रश्न है। और इसके अंतर्गत जो नई चीज़ें इंक्लूड की गई हैं वो सारी चीज़ें आपको इन कक्षाओं के माध्यम से भी बताई जाएंगी। देखिए, जो कावेरी पट्टनम है उसका जो समृद्धिपूर्ण अस्तित्व है वो पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित होता है। और संगम ग्रंथ में उल्लिखित है कौन? कावेरी पट्टनम। ठीक है, तो कावेरी जो पट्टनम है
जो कि संगम ग्रंथ में उल्लेखित है, उसका समृद्धिपूर्ण अस्तित्व जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब कुछ प्रश्न जो है हमने अलग से लिए हैं, 5-6 प्रश्न हैं, ठीक है। ये साहित्यिक स्रोत से संबंधित नहीं है पर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और इन्होंने कौन सी पुस्तिका लिखी है? हिस्टोरिका लिखी है, ठीक है, हिस्टोरिया पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न, फाहियान भारत कब से कब तक रहा? तो फाहियान जो भारत में रहे हैं 399 से 414 ईस्वी में रहे हैं, ठीक है। और ये जो लेखक हैं कौन से हैं? चीनी लेखक हैं। और भारत में कितने साल रहे? 15 साल। फो क्यो की पुस्तक किसकी है? तो फाहियान की पुस्तक है फो क्यो की। देखिए इसमें तत्कालीन जो भारत है उसकी राजनीतिक, सामाजिक और जो धार्मिक दशाएं हैं उनका विवरण दिया गया है इस फो क्यो की पुस्तक में, जो कि फाहियान के द्वारा लिखी गई है। स्कंदगुप्त के वंश परिचय, हुणों के आक्रमण और स्कंदगुप्त के द्वारा उनके दमन का उल्लेख किसमें निहित है? तो भीतरी स्तंभ लेख के अंतर्गत जो है ये दिया गया है। और स्कंदगुप्त का ही ये जो है स्तंभ लेख है, भीतरी स्तंभ लेख। और ये भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पर है? तो यूपी का जो गाजीपुर जिला है वहां भीतरी नामक स्थान है, वहां पर ये पड़ता है, ठीक है। गरुड़ स्तंभ लेख किस समय का है? गरुड़ स्तंभ लेख जो है वो शुंग काल का है। भगवान विष्णु का सबसे पहले अभिलेखीय जो प्रमाण है वो कहां से मिलता है? अभिलेखीय प्रमाण कहां से मिलता है? एरण स्तंभ लेख जो है वहां से भगवान विष्णु का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होता है। और ये गुप्त काल का है। एरण जो है स्तंभ लेख वो गुप्त काल का है। और एरण पड़ता कहां पर है? सागर जिला मध्य प्रदेश में, सागर जिला मध्य प्रदेश। अंतिम प्रश्न हमारा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टोलेमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में महत्वपूर्ण जानकारी किसकी मिलती है? तो प्राचीन भूगोल की और वाणिज्य की जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन जो सी है इसके लेखक का नाम नहीं पता है। और टोलेमी जो है मतलब किसी को पता नहीं है, मुझे ही नहीं किसी भी व्यक्ति को नहीं पता। और टोलेमी की जो ज्योग्राफी है उन पुस्तकों के अंतर्गत प्राचीन जो भूगोल था, वाणिज्य था, उसकी भरपूर जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत प्राप्त होती है। अगर आज आपको क्लास पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर दें और अपने अधिक से अधिक मित्रों में प्लीज़ शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।